हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने चैप्टर 1 की 1 शॉर्ट रिवीजन भी कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखी, पहले चैप्टर 1 को अच्छे से देखना, बिकॉज चैप्टर 1 के कंसेप्ट का यूज़ चैप्टर 2 के अंदर होगा। तो अगर चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है अपना, उसके क्वेश्चन आंसर सब कर लिए हैं, देन आप इस वीडियो पर आना। ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2। नेम इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। हिंदी में अगर बात करें, एसिड होता है अम्ल, बेसिस होता है क्षार एंड साल्ट क्या होता है? लवण। अम्ल और अक्षार को मिलाने से जो बनता है हम बोलते हैं दैट इज सॉल्ट, यानी कि लवण। ठीक है बच्चे, एसिड बेस का बेसिक सा जो कंसेप्ट है आप लोग 8th क्लास में भी कर चुके हो, थोड़ा बहुत नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ है, हम अपनी क्लासेस में आपको पता है एनसीईआरटी ट्रांसलेशन करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इवन सम एक्स्ट्रा नॉलेज इज़ गिवन टू यू। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही बताया जाता है, कम नहीं बताया जाता। एनसीईआरटी से बाहर एग्ज़ाम में और कुछ भी नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है, उसको ट्रांसलेट करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ। तो आपकी जो प्रीवियस क्लास में उसमें आपने ये तो पढ़ा है कि हमारे पास कुछ फूड का टेस्ट होता है जो खट्टा होता है, कुछ का होता है कड़वा होता है ना। जैसे आप लोग अचार खाते हो, सपोज़ आपने नींबू का अचार खाया, कैसा टेस्ट होता है उसका? खट्टा होता है ना। और कुछ हमारा कड़वा भी होता है, कई बार कोई फूड ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट कड़वा ही हो जाता है। अब ये जो टेस्ट होता है उसमें खट्टा होना, कड़वा होना, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फूड के अंदर जो प्रेजेंट है एसिड और बेस। ठीक है, वो फिर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है कि एसिड की वजह से ऐसा हुआ, बेस की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग है, आपने घर में अपने एल्डर्स को सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है, पेट के हाथ लगा के बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई आज तो, है ना। क्यों होती है वो? कई बार ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, कई बार कुछ गलत खाया जाता है, मीन्स इनडाइजेशन की वजह से वो होती है। और उनको हम क्या बोलते हैं? लेमन जूस ले लो, एसिडिटी हो गई है, लेमन जूस ले लो, बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले लो, इनो बोलते हैं बल्कि, कि इनो ले लो। इनो में बेस होता है, और एसिडिटी होना मतलब एसिड का ज़्यादा होना, इनो में क्या हो गया? बेस। तो हम क्या करते हैं जब एसिडिटी होती है, उस जो ज़्यादा एसिड का इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए बेस देते हैं। वो बेस किसी ना किसी सॉल्यूशन की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे बेकिंग सोडा या फिर विनेगर की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो क्या रेमेडी आप लोग चूज़ करते हो कमेंट बॉक्स में बताना जब घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है। ओके, अब क्या है कि हम कई बार बिना टेस्ट किए भी, क्या आप लोग बता सकते हो कि वो खट्टा है, वो कड़वा है? ठीक है, तो वो भी बता सकते हैं, वो कैसे पॉसिबल है, यही चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पहले ही पता है कि जो एसिड हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, श्योर इन टेस्ट। और चेंज इन कलर अगर हम बात करें तो एसिड है जो लिटमस पेपर होता है हमारा, एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, जिसने लैब में कई स्टूडेंट्स ने देख भी रखा होगा, लिटमस की स्ट्रिप होती हैं। ठीक है, तो वो ब्लू एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। ए के बाद हमेशा बी आता है, तो एसिड क्या करेंगे? ब्लू टू रेड। ए के बाद क्या है? बी। एसिड क्या करेंगे? ब्लू टू रेड। नीले को कैसा करेंगे? वो लाल करेंगे। ठीक है, ब्लू टू रेड करेंगे। ए बी आर, क्या फॉर्मूला दोगे आप? ए बी आर। एसिड क्या करेंगे? ब्लू लिटमस टू रेड करेंगे। अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस का टेस्ट कैसा होता है? जैसे एसिड का हमने बताया सोर टेस्ट, खट्टा। बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बिटर यानी कि कड़वा। और कलर कैसे चेंज करेंगे? एसिड के बिल्कुल उल्टा करेंगे। तो बेस कैसे करेंगे? हमारे कलर को चेंज, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। तो लिटमस हमारा क्या है? लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे पता नहीं ये मैम लिटमस लिटमस क्या कह रहे हैं। तो लिटमस एक तरह से इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है, एसिड और बेस के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे टर्मेरिक है, टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर है। आपने देखा है कि जब कई बार आप खाना खाते हो, सब्जी वगैरह, दाल वगैरह,
आपके कपड़ों पे गिर जाती है। और जब आपकी मदर उनको वॉश करते हैं ना, उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं, साबुन वहाँ लगाते हैं, तो वो जो कलर है वाइट क्लॉथ का वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब सोप अप्लाई की जाती है। जो टर्मेरिक है, जो हल्दी है, ये इंडिकेटर है। कैसे पता चला हमें कि जब आपने हल्दी के ऊपर पानी डाला और सोप लगाई, सोप क्या है, बेस है, ठीक है। बेस जब उसके ऊपर लगाई, जो उसका येलो कलर है वो चेंज हो गया है। किस में चेंज हो गया है, वो रेडिश ब्राउन कलर में, ठीक है बच्चे। उसके बाद जब वो क्लॉथ वॉश हो जाता है और काफ़ी पानी हम डाल देते हैं, सूख जाता है, वो फिर से येलो हो जाता है, यानी कि वो बेस उसका निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोल्फ्थेलिन होता है, ये भी एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने एसिड बेस की रिएक्शन करनी है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैसे कैंसिल करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। हम अपनी डेली लाइफ में ये बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है। और साइंस को हमेशा मैं बार बार कहती हूँ ऐसे ही समझा करो कि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को कहाँ यूज़ करते हैं। क्रैमिंग करोगे तो 4 दिन याद रहेगी, एग्ज़ाम टाइम तक ही भूल जाओगे, ठीक है। तो चलो अब लिटमस के बारे में देख लेते हैं। लिटमस का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये एक पर्पल डाई होती है, लाइकेन प्लांट होता है, ये हमें वहाँ से मिलता है, ठीक है। और जो लाइकेन प्लांट होता है ये कौन से डिवीज़न से होता है, थैलोफाइटा से, और इसका हम इंडिकेटर के लिए यूज़ करते हैं। अगर लिटमस की बात करें ना कि लिटमस खुद क्या है, तो लिटमस खुद तो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे ही नेचुरल मटेरियल हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स होगी, अभी ऊपर आपको टर्मेरिक बताया मैंने, ठीक है। ये एक अपना हाइड्रेंजा होता है, और इसी तरह से कई होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस के लिए यूज किए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर या फिर सिंपली इंडिकेटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है आपको, हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिए हैं। एक के अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, मतलब जो नॉर्मल आपका टैप वाटर होता है। दूसरे के अंदर, एक के अंदर हमने ले लिया एसिड का सोल्यूशन, एक के अंदर ले लिया हमने बेस का सोल्यूशन। उसने आपको दिया है ओनली रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर दिया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी ट्यूब के अंदर उसका क्या वर्क होगा या कौन सी ट्यूब के अंदर क्या है, ठीक है। तो अगर रेड लिटमस पेपर है, आपको पता है एसिड तो क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं, लिटमस पेपर पहले ही रेड है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर तो उसका कोई इफेक्ट होने नहीं वाला, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर उसको डालोगे उसमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसिड तो ब्लू को रेड करते हैं, वो पहले ही रेड गिवन है। अब जब उसको आप बेस के अंदर डालोगे तो वो आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा बेस है, वो हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि बेस ही है जो रेड लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट डालता है और रेड को वो कैसा कर देता है, फिर ब्लू कर देता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने इस तरह से बताना है कि लिटमस पेपर हमारा रेड है, एसिड के अंदर डालेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बेस के अंदर उसका कलर है जो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ये तो हमने बस वैसे ही बात की थी, इंट्रोडक्शन ही था जस्ट, कि वो खट्टे होते हैं, वो कड़वे होते हैं, एक इंडिकेटर होता है, एसिड ब्लू को रेड करते हैं, बेस है जो वो रेड को ब्लू करते हैं, अदर इंडिकेटर्स की बात की है। लेकिन अब हम समझते हैं इनकी हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एसिड और बेस की, वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस को जब हम लेबोरेटरी में लेते हैं, कहाँ पे बात की है हमने, लेबोरेटरी की, तो ये एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। इन्होंने बोला है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन, साइंस लैब में जाना है आपने और ये सोल्यूशन आपने अपने टीचर को बोलने हैं, लैब असिस्टेंट को बोलने हैं कि सर हमें HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये आपका होता है HNO3, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। यहाँ फॉर्मूलाज भी देख लो ध्यान से, ठीक है, यहाँ सारे फॉर्मूला लिखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH की ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH। तो ये सारे सैंपल आपने कलेक्ट करने हैं। अब ये सैंपल देखो कौन से हैं, इनमें कुछ तो है एसिड और कुछ क्या है, बेस, क्योंकि हमने एसिड बेस दोनों की प्रॉपर्टी है जो करनी है। इनके हर एक के मतलब ड्रॉप लेनी है हमने वॉच ग्लास पे 1 बाय 1, और फिर हमने देखना है इनके अंदर लिटमस पेपर डाल के, हमने रेड लिटमस भी डालना है, ब्लू लिटमस भी डालना है,
फिनोल्फ्थेलिन भी डालना है, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन भी डालना है, हर एक के लिए। और हमारी जो ऑब्जर्वेशन आती हैं वो हमने यहाँ पे टेबल में लिखनी है कि मेरा सोल्यूशन ये था, रेड लिटमस डाला, सपोज मैंने HCl लिया, रेड लिटमस डाला, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेड लिटमस सोल्यूशन जब मैं डालूंगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एसिड है। ब्लू लिटमस में डालूंगी तो वो टर्न रेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी की ऑब्जर्वेशन है जो हमने बतानी है। कमेंट बॉक्स में बताना है किसी स्टूडेंट्स को फिनोल्फ्थेलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज का अगर पता है कि क्या इफेक्ट करते हैं। अगर आपने नहीं बताया, मैं अलग से एक शॉर्ट क्लिप बना के ये टेबल आपको शॉर्ट में डाल दूंगी, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। अच्छा, कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे भी होते हैं कि हम उनकी स्मेल से या फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है, उनका टेस्ट है जो, उससे भी पता लगा सकते हैं। उनको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उनको? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। जैसे ये इसने एक एक्टिविटी भी दी है, कर लेना आप लोग ये। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। हमने देखना है कि एसिड है जो वो कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, और फिर बेस है जो वो कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये एक्टिविटी दिखा रखी है। पहले इसने एसिड के एग्जांपल लिए हैं और वहाँ पे एक मेटल ले ली, जिंक ग्रैनुअल लिया है आपने, और फिर ये पूरी एक्टिविटी बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो एपरेटस को सेट करना है। देखो जैसे ये एपरेटस दिखाया गया, इस एपरेटस में क्या लिया है, स्टैंड ले रखा है। सबसे पहले हमने स्टैंड पे टेस्ट ट्यूब में आपने डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसमें मेटल डालनी है जिंक। वहाँ से हम देखते हैं बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और उन बबल्स को जब हम सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वहाँ पे बर्निंग की आवाज़ आती है पॉप साउंड के साथ, और वहाँ से इंडिकेट होता है कि पॉप साउंड इंडिकेट करती है कि वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलो अब हम इसको केमिकली फॉर्म में देखते हैं, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होगी। सबसे पहले मेटल है जो, उसने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया एसिड से, तो वो निकली है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और उसने एक कंपाउंड बनाया है। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो जो रिएक्शन है मेटल की एसिड के साथ, वो क्या बनाएगी, एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट बन के हाइड्रोजन गैस। अब जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, देखो हमने यहाँ से एसिड क्या लिया था, सोडियम, ये तो बेस के लिए दिखा दिया। एसिड के लिए देखो HCl सपोज, मेटल हमने लिया सपोज जिंक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड जो साल्ट बना है, और फिर साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चे। अब ये नेक्स्ट है जो रिएक्शन, ये बेस के लिए दिखा रखी है, जिनके पीछे OH लगा होता है, हाइड्रोक्साइड, 90% वो बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस यहाँ पे जिंक ले ली, सोडियम जिंकेट बन गया। फॉर्मूला देख लो सोडियम जिंकेट के लिए, Na2ZnO2, Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम अगेन क्या देखते हैं कि इस रिएक्शन में भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है जो वो बाहर निकलती है। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का हमने कैसे पता लगाया है कि जब हमने उसको सोप सॉल्यूशन से पास किया तो वहाँ पे पॉप साउंड है जो, कैंडल जब हम पास में लेके आते हैं तो बर्निंग होती है हाइड्रोजन की पॉप साउंड के साथ, ठीक है। और पॉप साउंड यानी कि फटफट की आवाज़ जो हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे क्रैकर्स में से आती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है, कोई मेटल लिया है, सपोज आपने सोडियम लिया है, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3, उसका कार्बोनेट साल्ट क्या होता है, CO3, ठीक है। और दूसरा इसने बोला है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम के साथ आपने हाइड्रोजन भी लगा दिया, यानी कि NaHCO3, ठीक है। तो क्लियर हो गया, माइंड में सेट हो गया कि ये फॉर्मूला इसके लिए है और ये फॉर्मूला इसके लिए है। तो मेटल कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि जो धातु है उसका हमने कार्बोनेट लेना है। तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पे एक्टिविटी कर रखी है, दिखा रखी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने। एक टेस्ट ट्यूब आपने स्टैंड पे क्लिप पे मतलब कोक के साथ अटैच कर देनी है आपने, और दूसरी टेस्ट ट्यूब आपके हैंड में होगी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जो उसको A लेबल कर देना है, इसमें आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है, और हमने फिर इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लेना है बाद में, B ट्यूब के अंदर लेना है वो आपने, और 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के अंदर हमने ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ हमने रिएक्शन देखनी है। तो हम क्या करेंगे फिर, जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसको लाइम वाटर में से पास करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में लाइम वाटर पढ़ा था, ठीक है,
तो लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से देखनी है। एक बारी दोबारा सुन लो। हमारे टेस्ट ट्यूब ए है जो, इसमें आपने लेना है सोडियम कार्बोनेट। जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें आपने लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो दिखा रखी होगी यहाँ पे, मतलब दोबारा से ले लेनी है फिर, ठीक है। और फिर आपने वो जो सोल्यूशन की रिएक्शन हुई है उसको पास करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये देखो जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब इन्होंने अप्लाई कर रखी है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वन प्लेस टू सेकंड प्लेस कुछ पहुंचाना। तो टेस्ट ट्यूब ए से जो हैंड में ट्यूब है वहाँ पे हम ये सोल्यूशन सेंड कर रहे हैं। ये सोल्यूशन वहाँ पे हम इसलिए सेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से जब हम इसको पास करेंगे, पास करने के बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या होती है। तो देखो क्या होगा इस एक्टिविटी की रिएक्शंस। टेस्ट ट्यूब ए में क्या हुआ है हमारे पास? Na2CO3। जब हमने रिएक्शन करवाई, Na2CO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यहाँ से क्या बना है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे NaCl H2O CO2, मतलब सेम रिएक्शन हुई है, ठीक है बच्चे। अच्छा, ऊपर जो रिएक्शन है टेस्ट ट्यूब ए की, यहाँ देखो HCl के आगे 2 लगा है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में NaCl के आगे 2 लगा है। तो ये 2 क्यों लगाए गए हैं? ये 2 लगाए गए हैं उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बैलेंस का कंसेप्ट आप फर्स्ट चैप्टर में सीख के आ चुके हो, ठीक है। वन शॉट रिवीजन में भी मैंने 1-2 एग्जाम्पल समझाए थे और उसके पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझा रखे हैं। तो बैलेंस करना आपको ज़रूर आना चाहिए। वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में काम नहीं आएगा, वो पूरी साइंस में काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री में मतलब, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ से गैस इवॉल्व हुई है, अब हम उसको लाइम वाटर से पास करते हैं। गैस तो आपकी एक ही निकली है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा तो आपका वाटर है। तो जब लाइम वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड से पास करेंगे तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के। और साथ में वाटर, साथ में क्या होगा? वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। मार्बल बोलते हैं हम उसको, शाइनी सब्सटेंस जब बन जाता है उसमें जो वाइट वॉश करते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद जब हम फिर और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जो वाटर के अंदर क्या होगा? सोल्युबल होगा। तो जो ये लाइमस्टोन है, चौक है या फिर मार्बल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं, साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप समराइज़ करो, वर्डिंग में लिखो इसकी बेसिक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, तो आपने ऐसे लिखना है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन की, और वहाँ से क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ रहा है। फिर भी कहीं डाउट हो तो बता देना, वो जहाँ पे आपको डाउट रहेगा मैं आपको रिटन फॉर्म में वो समझा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस है जो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी जो दी है, इसने बस बोला है कि इतना इतना सोल्यूशन एसिड का ले लो, इतना सोल्यूशन बेस का ले लो और इनको ऐसे ऐसे मिक्स कर दो, ठीक है। तो देखो क्या है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। NaOH यानी कि बेस हो गया, तो हमने 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर 2 ड्रॉप ऐड करनी है फिनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन की। क्या कलर है जो सोल्यूशन का वो पूछा है पहले तो उसने, फिर उसने बोल दिया कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन है जो, उस सोल्यूशन के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो, ठीक है। एसिड के सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना चाहिए, हमेशा एकदम नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो एसिड है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है वो एकदम उसको डालोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, इसका कॉन्सेप्ट है आपके पास। अब ये बोल रहा है कि जब हमने एसिड ऐड किया तो क्या कलर है जो फिनोल्फ्थेलिन का चेंज हुआ कुछ। उसके बाद बोल रहा है कि फिर फ्यू ड्रॉप ऐड करो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिक्सचर के अंदर। अब जब हम बेस डालते हैं, एसिड डालते हैं फिनोल्फ्थेलिन के अंदर, उसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो जो उसका पिंक कलर था, क्या वो पिंक कलर रीअपीयर हो गया, यानी कि दोबारा से दिखाई दिया क्या वो पिंक कलर। तो ये बताना है हमने इसके अंदर क्या हुआ है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, इफेक्ट है जो बेस का
वो नलीफाइड हो जाता है। नल होता है ज़ीरो, यानी कि ख़त्म होना। तो हम क्या देखते हैं कि अगर बेस के अंदर एसिड डालेंगे तो बेस का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों हुआ न्यूट्रल? क्योंकि उसने साल्ट बना दिया। साल्ट क्या होता है? साल्ट ना एसिड होता ना बेस होता, उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देता है, दोनों के इफ़ेक्ट को। रिएक्शन क्या होगी? हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड के साथ क्या की, उसकी रिएक्शन करवाई। यहाँ से क्या होगा? NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड जिसको साल्ट बोलते हैं, प्लस क्या होगा? वाटर। तो जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, जो सॉल्ट एंड वाटर बनाती है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आपके पास हर बार आता ही है, अब की बार भी आया था एग्ज़ाम में। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए बेसिक या फिर जनरल रिएक्शन क्या लिखोगे आप लोग? बेस प्लस एसिड, यहाँ से क्या बन गया? सोल्ट प्लस वाटर। क्या बन गया ये? सोल्ट प्लस वाटर। बेस और एसिड के सोल्यूशन को जब मिलाया तो साल्ट बनता है, एसिड मिलाने से बेस का इफेक्ट है जो नलीफाई हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इफेक्ट उसका ख़त्म हो गया। इसीलिए जब एसिडिटी होती है तो बेस देते हैं ताकि इफेक्ट है जो उसका ख़त्म हो जाए। कोई चींटी का डंक वगैरह आपको लग जाता है, उसमें भी एसिड होता है, तब वहाँ बोलते हैं ना पेट्रोल लगा लो, पानी पी लो। वो चीज़ें सारी ऐसे ही होती हैं जो क्या करती हैं, जिनके अंदर बेसिक इफेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अभी ऊपर तो हमने पहले तो मेटल की रिएक्शन की थी, फिर हमने मेटल कार्बोनेट की थी, फिर हमने सिंपल एसिड बेस की रिएक्शन की है, और अब है हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्मॉल अमाउंट में आपने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, उसने कॉपर ऑक्साइड बोला, कॉपर ही ले लो। ठीक है, यानी कि मेटल का ऑक्साइड हो गया। मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट चैप्टर में करके आए थे ना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न्ट किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, दैट इज़ कॉल्ड मेटेलिक ऑक्साइड। उसके अंदर हमने ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और उसको स्टिर करते जाना है, यानी कि उसको हिलाते जाना है। और फिर हमने क्या करना है, सोल्यूशन का कलर है जो वो नोट करना है। हमने बताना है कि क्या होता है कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो हम क्या देखेंगे, हमारा जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था वो उसके अंदर घुलता चला जा रहा है, डिज़ोल्व होता चला जा रहा है। और जो ब्लू ग्रीन कलर है सॉल्यूशन का, वो क्यों बना है? वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है कॉपर क्लोराइड की। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? कॉपर क्लोराइड की। अब आप सोचोगे लिया तो कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर क्लोराइड कहाँ से आ गया? जो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई थी, और ये क्लोरीन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है। ठीक है बच्चे, जनरल रिएक्शन क्या होती है? मेटल ऑक्साइड और फिर एसिड के साथ रिएक्शन हुई, वहाँ से क्या बनेगा? साल्ट प्लस क्या बनेगा? वाटर। अगर इसकी रिएक्शन देखते हैं, इसकी रिएक्शन शायद नहीं दी तो चलो मैं आपको इसकी रिएक्शन बता दूंगी। मेटल ऑक्साइड हमने क्या ले लिया? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को 2 वैलेंसी की फॉर्म में लिया है तो CuO बनेगा फॉर्मूला। एसिड क्या लिया है? HCl। साल्ट क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड, यानी कि CuCl2, और साथ में क्या होगा? वाटर। साथ में क्या बनेगा यहाँ से? वाटर। उसके बाद इसकी बैलेंस इक्वेशन बोला इसने लिखनी है, बैलेंस आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। ठीक है, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इसी तरह रिएक्शन होती है बेस की एसिड के साथ, वो मेटेलिक ऑक्साइड है जो, वो कैसे होते हैं? हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है उनका? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि फिर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के नेचर की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम रिएक्शन करते हैं ना बेस की एसिड के साथ, तो वहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं उनका नेचर आपका कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। अब नेक्स्ट है जो रिएक्शन, जर्नल डिस्कशन है ये, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की किसके साथ है? वो बेस के साथ। तो बेस के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जैसे हमने, ठीक है, लाइम वाटर, और उसकी रिएक्शन हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देख ली हमने। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है।
जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है ना, हमने देखा था पीछे। और ये रिएक्शन सिमिलर है हमारी किसके साथ, बिटवीन बेस एंड एन एसिड के साथ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से कि जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो आज की क्लास के अब के मतलब जो लास्ट के जो टॉपिक हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति अक्षारीय होती है, और जो नॉन मेटालिक हैं अधातु हैं जो, उनकी क्या होती है, अम्लीय होती है। उनकी क्या होती है, अम्लीय। एक का याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा है, ठीक है। दोनों का याद करोगे तो कन्फ्यूज़ होगे बल्कि, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये क्वेश्चन हैं आपके, एक दो क्वेश्चन मैं देखो रीड आउट कर देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ये बोल रहा है कि जो हमारे खट्टे सब्सटेंस होते हैं जैसे दही वगैरह होगी, खट्टे पदार्थों को ये तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। घर में आपने सुना होगा ना कि ये आपकी तांबे की जग है तो इसमें नींबू पानी मत बनाओ, इसमें लस्सी मत डालो, इसमें दही मत डालो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कर्ड होती है या सोर सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एसिड, खट्टी चीज़ों में अम्ल होता है। और ये जो हमारे वेसल होते हैं तांबे के बर्तन हो गए। अब तांबा क्या है, धातु है एक तरह से। अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी कि धातु है जो, यानी कि जो मेटल है वो क्या करती है, रिएक्शन करती है एसिड के साथ, और रिएक्शन करके जो वो सब्सटेंस बनाती है वो सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। यानी कि वो पदार्थ जो बनता है ना, जब हमने उसको रख दिया और फिर वो उनकी अभिक्रिया हुई तो वो एक जहर बन जाता है, जहरीला पदार्थ। और जब हम उसको खाएंगे तो हम तो मर भी जाएंगे ऐसे, ठीक है, अगर वो ज़्यादा टाइम से रखा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं रखने चाहिए, ठीक है। हम आपने कैसे एक्सप्लेन करना है इसको कि जो हमारे ब्रास एंड कॉपर क्या है, मेटल है हमारे, और कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड poisonous substances will be formed and that is harmful for our health. That's why we should not kept कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करती हूँ तो खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, और तो ये तांबा हमारी धातु होती है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो जहरीले पदार्थ बनाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद बोल रहा है विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। पढ़ा था ना आपने अभी, हाइड्रोजन गैस एग्जाम्पल भी किया था, वो जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें था ये पॉप साउंड वाला। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, वही सोप सोल्यूशन से पास करके, ठीक है। तो डेली पढ़ के अगर डेली क्वेश्चन करते हो तो आपको ना तो क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, ना आपको ये लगेगा कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये तो टॉपिक हमने किया ही नहीं। जितना भी आपने काम किया है ना, अब आज मैंने क्या किया है, सिर्फ 4 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, आपने करना है ये, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ आप भी करना सीख लो। इसको पढ़ना, नहीं समझ आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिस्कस कर लूँगी ज़रूर, ठीक है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। तो लास्ट में मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी बच्चों, 10th क्लास स्पेशली बोर्ड की क्लास है आपकी, कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा होता है ना कि बोर्ड है, पता नहीं कहाँ से पेपर बना दे, ठीक है, एक फियर सा रहता ही है माइंड में। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। जब आप लोग सिलेबस कर जाते हो तो अपने आप पेपर आसान लगने लग जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो और मैं तो आपके साथ हूँ ही, जो आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके रिगार्डिंग वही क्लास उसी दिन अपलोड कर दूँगी जैसे ही आप लोग बोलोगे। तो आज की क्लास में हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टी की है, एसिड बेस के बारे में जाना है, हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो वो की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी कुछ और कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर यहाँ पे थोड़ा और है ये केमिकल प्रॉपर्टी में ही। तो कल की क्लास हमारा पार्ट 2 होगा। आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। और आज की क्लास में जितना हमने किया है, हर एक पॉइंट, हर एक रिएक्शन ध्यान से देखनी है। मैंने एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ी डिस्कस किए बिना, बल्कि एक एक लाइन को मैं 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट रहता है तो कोई हेजिटेशन नहीं करनी, आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। ऑनलाइन का यही फ़ायदा रहता है कि जब मन करे टीचर से हम पूछ सकते हैं। वहाँ पे कोई हमें ये नहीं है कि कोई बोलेगा तू बार बार पूछ रहा है या कोई बार बार रिप्लाई नहीं करेगा। यहाँ मैं आपके लिए ही बैठी हूँ, आपके कमेंट्स के लिए ही बैठी हूँ। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, तो सजेशन भी दिया करो कि मैम ये चैप्टर करवा दो, मैम क्लास में ये चल रहा है। तो मैक्सिमम जो कमेंट होंगे मैं उन पे ज़रूर काम करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लासेस आपके स्कूल में स्टार्ट हो ही गई होंगी, स्टार्टिंग में यही चला होगा।
तो मैं यही करूँगी कि एक बारी मैं आपके केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर करवा दूँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया था तो मैंने सेकंड देखा ये फर्स्ट के साथ लिंकिंग है। अभी ऐसे कोई फ़ायदा नहीं था एक चैप्टर उसका करवा के फिर मैं फ़िज़िक्स का शुरू कर दूँ, ठीक है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं जो तीनों लिंकिंग है ये एक दूसरे से, तो पहले हम ये केमिस्ट्री के 3 चैप्टर ही करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आपका मतलब मेरे ख्याल से 1 टर्म का यही काम होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्लास को अच्छे से देख लेना है बच्चे। उसके बाद कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। ओके, चैनल से जुड़े रहना है, आप सभी ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।